मोहतरम डॉक्टर MY कुरैशी साहब, प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा साहब, प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी साहब, माननीय आशुतोष जी, आलोक जोशी जी, मोहतरमा शीबा फ़ाहिमी और मौजूद हाज़रीन महफिल, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, वनक्कम। मैं AMU ओल्ड बॉयज रियाद की जानिब से आप सबका खैर मकदम एवं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में नामवर हस्तियां मौजूद हैं। प्रोग्राम का फॉर्मेट इस तरह है, पहले सारे पैनलिस्ट आपसे खिताब करेंगे और फिर बाद में इफ टाइम परमिट्स एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आप अपना क्वेश्चन वेब चैट पे भेज सकते हैं या डॉक्टर मिसबाहुल आरफीन को उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। उनका व्हाट्सएप नंबर है 050-414-0742. So please send your question to whom you want to ask the question, the name of the panelist and your question and your name please. आज के वेबिनार का टॉपिक है इंडियाज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फैक्ट्स वर्सेस पॉलिटिक्स। हम समझते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल एक बड़ा मसला है और इसको कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए और सबको मिलकर इस पर काम करना होगा। इसको किस तरह पाए तकमील लाना है ये डिबेटेबल है। क्या कानून साजी के जरिए ये जागरूकता अवेयरनेस के जरिए? उत्तर प्रदेश में तो कानून के जरिए से काम किया जा रहा है। क्या कानून बनाने के पीछे वाकई पॉपुलेशन कंट्रोल मकसद है या वोट कंट्रोल? इस कानून की टाइमिंग और इसके पीछे जो मिसलीडिंग तर्क दिए जा रहे हैं उससे तो ऐसा नहीं लगता। सत्ता को हासिल करने के लिए सत्ता को उपयोग और दुरुपयोग किया जा सकता है, मगर ये भूलना नहीं चाहिए सत्ता आती जाती रहती है। इस मौके पे मुझे मरहूम राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। We are really fortunate that to discuss the topic we have a distinguished panel. It will not be an exaggeration if we say that all the panelists are an institution themselves. Our first speaker needs no introduction. However, some of you might miss his contribution. He is a constitutional law expert, president of National Law Universities, vice chancellor of Nalsa University, Hyderabad. He was the recipient of both Commonwealth Scholarship as well as Fulbright. He was conferred the SARC Best Law Teacher Award in 2014. He is the founder vice chancellor of National University Odisha. He is also visiting faculty to several reputed institutions in India abroad. He was the dean faculty of law and registrar at Aligarh Muslim University. He has written 8 books and contributed more than 250 articles. Supreme Court of India has also quoted him number of times. Recently also in the Sabramila judgment, his research paper was quoted by the Supreme Court. मेरी मुराद है प्रोफेसर डॉक्टर फैजान मुस्तफ़ा साहब से। मैं इस शेर के साथ इल्तिजा करता हूं कि अपने बेशकीमत कमलात से हमें नवाजें। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। Dr. Saab, please, I would request you to summarize your valuable, thank you very much, your valuable thoughts we are waiting for. बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहता हूं सबसे पहले जो ताखीर हुई मेरे ज्वाइन करने में। जैसा आपको इल्म है कि जैसे IITs का एक टेस्ट होता है JEE, इसी तरह जो 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं उनका भी एक कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। और क्योंकि इस वक्त कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का मैं सदर हूं तो वो टेस्ट इस बार मैंने कराया और आज वो टेस्ट था। सुप्रीम कोर्ट परसों लोग गए उसको कैंसिल कराने के लिए,
क्योंकि अभी जेई और नीट नहीं हुआ तो हजारों की तादाद में बच्चे ये कि पोस्टपोन कीजिए। तो बहरहाल अल्लाह के फजल से टेस्ट हो गया, कुछ कुछ इधर उधर से चीजें आ रही हैं, उनके बारे में मुझे अटेंड करना पड़ रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप हजरात का कि आपने इस लायक समझा कि मैं चंद बातें इस मौजू पे अर्ज करूं। असलियत में तो खिताब होगा याकूब भाई का, जिनकी बहुत अच्छी किताब अभी मंजर आम पे आई है। मैंने उनको लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के लिए एक बहुत लंबा इंटरव्यू किया था, आप लोग उसे लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के चैनल पे देख सकते हैं यूट्यूब पर। आज मैं दरअसल यूपी के लॉ पे तो एक दो बातें कहूंगा, लेकिन मेन बात यह है कि कुछ समझ में नहीं आता। मोहन भागवत साहब ने गुवाहाटी में कल ये कहा कि साहब वो 1930 के बाद मुसलमानों में ये एक स्कीम चलाई कि अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई जाए। मुझे नहीं मालूम कि किस मुस्लिम कायद ने इस बात की तहरीक चलाई, कब मुस्लिम लीग का ये रेजोल्यूशन हुआ कि आप बच्चे ज्यादा पैदा करो, और अगर ऐसा कोई रेजोल्यूशन हुआ तो क्या उसके नतीजे में कौम ने बच्चे ज्यादा पैदा करने का एक पूरी कंसर्टेड मूवमेंट चलाया। और मुझे लगता है कि ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2016 में खुद मोहन भागवत जी ने हिंदू औरतों से कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, और ये कहा कौन सा कानून आपको रोक रहा है ज्यादा बच्चे पैदा करने से। अब बड़ी माजरत के साथ अर्ज करना पड़ रहा है कि 8 स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पे रोका जा रहा है, और उनमें से 5 पर स्टडी हो गई जो याकूब भाई ने अपनी किताब में कोट की है, शायद वो अभी बताएंगे। और अब 2 और स्टेट्स यानी यूपी और आसाम उसी तरह के लॉ ला रहे हैं। लक्षद्वीप जहां पे 2% से भी कम फर्टिलिटी रेट है, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो गुजरात में मंत्री थे वो भी उस तरह का कानून ला रहे हैं। तो शंकराचार्य साहब ने कहा बद्रीनाथ के वसुदेव सरस्वती कि हिंदू औरतों को 10 बच्चे पैदा करने चाहिए। सुरेंद्र सिंह बीजेपी के एमपी, उन्होंने कहा नहीं 5 करने चाहिए। साक्षी महाराज ने कहा 4 करने चाहिए। अरे भाई, हिंदू औरतों की भी कोई चॉइस है या नहीं है? सब हिंदू मर्द ही बता देंगे कितने बच्चे करने चाहिए। वो बड़ा जमाने याद हो गया मुझे, मैं जब मुरादाबाद में पढ़ता था और एक कोई डिबेट पॉपुलेशन एक्सक्लूजन पे हुई थी उस जमाने में, तो ऐसे ही मजाक मजाक में मैंने कह दिया था कि हमें है फिक्र के दर्जन से बढ़ गए बच्चे, और उनकी माँ का ये कहना अभी हुआ क्या है। ये पूरा जो मुत्तब भाई डिस्कशन हो रहा है ये बिल्कुल इररेलेवेंट है। अब योगी जी की समझ में नहीं आ रहा, और हमारे शर्मा साहब जो नए चीफ मिनिस्टर हैं आसाम की, उनकी समझ में नहीं आ रहा। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है, इसका जमाना बहस खत्म हो चुकी। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ और पूरी दुनिया ने अपनी पॉपुलेशन को डबल कर लिया, वो 1950 से 1987 के बीच 37 इयर्स थे जिस दौरान ये हुआ। अब सोचिए उसी दौरान चाइना में 2 चाइल्ड और 1 चाइल्ड पॉलिसी आई, आज उस पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया गया। मैं समझता हूं कि कोअर्सिव मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल हमारे देश के दस्तूर से कंपेटेबल नहीं है। और मुझे बड़ी तकलीफ है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट 2003 का, ये हरियाणा के बारे में जजमेंट था, और उस जजमेंट में जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, बड़ी अजीब बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। मैं वो एक लाइन बल्कि पढ़ भी देता हूं आप लोगों के लिए। ये हरियाणा का लॉ ऐसा ही था जैसा यूपी का है, यूपी का जरा ज्यादा सख्त है, लेकिन उसमें यह था कि साहब जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है पंचायत के, जिनके 2 बच्चे हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उसको चैलेंज किया जावेद साहब ने,
और वो साहब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मैटर, और सुप्रीम कोर्ट ने ये 2 लाइन बोली, और अगर आशुतोष भाई हैं तो वो भी सुन ले इसको। लॉफ्टी आइडियल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, द एडवांसमेंट ऑफ नेशन एज अ होल, and the philosophy of distributive justice cannot be given a go by in the name of undue stress on fundamental rights and individual liberty. मैं समझता हूं ये पूरे संविधान को पलट कर रख दिया है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और फिलॉसफी इंप्लीमेंट करने की नहीं दी है दस्तूर ने। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि लोगों के जो बुनियादी हुकूक हैं उनका तहफ्फुज किया जाए। और दस्तूर के आर्टिकल 13 में लिखा है कि कोई भी कानून जो बुनियादी हुकूक से इनकंसिस्टेंट है, इट शैल बी स्टक डाउन एज नल एंड वॉइड। अब ये 2003 का जजमेंट है। वैसे ये उस जमाने के भी जो पहले बड़ी लार्जर बेंचेस के जजमेंट हैं, मेनका गांधी और केशवानंद भारती और A.K. रॉय, उनके खिलाफ है। लेकिन जब आज बात हो रही है 2021 में, कोई जाके बताए योगी गवर्नमेंट को कि भाई अब पुट्टू स्वामी का जजमेंट आ चुका है 2017 में। पुट्टू स्वामी के जजमेंट में 9 जज बेंच ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट कहा, और कहा कि ये एक गोल्डन ट्रायंगल है जिसमें मसावात का हक आर्टिकल 14 का, और जीने का हक और लिबर्टी और आजादी का हक आर्टिकल 21 का, और फिर आर्टिकल 19 जो चार्टर ऑफ लिबर्टी है जिसमें 6 राइट्स दिए हुए हैं, इनका गोल्डन ट्रायंगल है। और फंडामेंटल राइट्स को साइलोज में नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि उनको साथ में पढ़ा जाएगा। मैं ये समझता हूं कि जब राइट टू प्राइवेसी में ये बात आ गई इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी के तहत कि पर्सनल ऑटोनॉमी है, अपनी बॉडी के बारे में फैसले लेने का हक है, तो रिप्रोडक्टिव आजादी का राइट भी आर्टिकल 21 का आज राइट हो गया। तो बच्चे किसी के 2 होंगे या 3 होंगे, ये उसके प्राइवेसी के राइट का एक हिस्सा है। और अगर ये हिस्सा है जैसा कि है, तो कोई भी लॉ, चाहे वो यूपी का हो या आसाम का या हरियाणा का ये वाला लॉ, ये सब के सब अब गैर दस्तूरी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए हैं। इनको चैलेंज किया जाएगा। वो अलग बात है कि वो फैसले इन मामलात में जमाने के बाद आते हैं। जो यूपी के आने वाले इलेक्शन में फायदा होना है वो योगी जी से ले लेंगे और फैसला बहुत बाद में आएगा। लेकिन बुनियादी बात यह है कि आज ये जम्मू कश्मीर के केस में भी हुआ। जब जम्मू कश्मीर में कोई 18-19 महीने तक इंटरनेट नहीं रहा, तो अनुराधा भसीन ने उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने, जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं NV रमन्ना, उन्हीं का वो फैसला है 2019 के दिसंबर का, शायद या 2020 के दिसंबर का, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, लेकिन ये अनुराधा भसीन का जजमेंट है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जब किसी फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो तो 3 चीजें देखी जाएंगी। एक ट्रिपल टेस्ट होगा। पहला ये कि कंपेलिंग स्टेट इंटरेस्ट क्या है, क्यों हुकूमत को उस राइट को कर्टेल करना पड़ रहा है। अब यहां अभी आपको याकूब भाई बताने वाले हैं तफसील से कि हम ऑलरेडी रिप्लेसमेंट रेट के आसपास पहुंच गए हैं, इसलिए आज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कई बार कह चुके हैं कि इंडिया की बड़ी जबरदस्त इस वक्त डेमोग्राफिक कैपिटल है। जितनी बड़ी हमारी यूथ पॉपुलेशन है, ये लॉ बनाने से उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ये पॉपुलेशन स्टेबलाइज होने में 20 साल और लगेंगे, ये 2050 के आसपास जाके स्टेबलाइज हो। तो आज इस प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। यूपी में गो के केरला और कर्नाटका और आंध्रा
के मुकाबले में प्रॉब्लम जरा सी ज्यादा है, लेकिन अभी जब ये 2021-22 में शायद सेंसस हो, कोविड की वजह से नहीं हो पा रही सेंसस, जब होगी तो आप देखेंगे कि यूपी भी बहुत करीब पहुंच चुका होगा रिप्लेसमेंट रेट के। रिप्लेसमेंट रेट ये है 2.1, तो वहां तक अगर आप पहुंच गए तो अब आपको फर्दर किसी कानून से पॉपुलेशन को कम करने का लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं और इसमें आखिर में अर्ज कर रहा हूं कि पहली चीज तो ये हुई कि कंपेलिंग स्टेट इंटरेस्ट नहीं है ऐसे किसी भी कानून को बनाने का। दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, और वो निकली वहीं से है, पुट्टुस्वामी से, क्या जो प्राइवेसी का जजमेंट है, और अनुराधा भसीन ने उसे कोट किया है, प्रोपोर्शनैलिटी, कि अगर आपको किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट करना पड़ रहा है तो एक प्रोपोर्शन होना चाहिए। अगर यूपी के डिसइंसेंटिव्स की लिस्ट आप देखेंगे तो वो बिल्कुल डिस्प्रोपोर्शनेट है। और तीसरा टेस्ट है लीस्ट इंट्रूसिव, यानी जब आप किसी के हक को छीन रहे हैं, किसी के बुनियादी हक और फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, तो उसमें ऐसी तरकीब लगानी होगी जिससे वो सबसे कम वायलेट हो, यानी लीस्ट इंट्रूसिव। लीस्ट इंट्रूसिव देखने के लिए अल्टरनेटिव मेथड्स देखने होंगे। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बीजेपी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में बनाई थी। और मैं अभी बस अपनी बात यहां खत्म करूंगा क्योंकि मेरे पास फोन आ गया बेंगलोर से ऑलरेडी, कि खुद मोदी सरकार ने एक एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, 2020 में एफिडेविट दिया है, और उस एफिडेविट में बहुत क्लियरली ये कहा है कि इंटरनेशनल प्रैक्टिस अब ये है, मैं पढ़ दे रहा हूं उनके एफिडेविट से, द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शोज दैट एनी कोअर्जन टू हैव सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज काउंटर प्रोडक्टिव एंड लीड्स टू डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शंस। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट और उस गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर्स उस पार्टी के, जो सुप्रीम कोर्ट में कह रही है मरकजी सरकार, उसके खिलाफ कैसे स्टेट्स में जा रहे हैं। और बस आखिरी बात मैं अपनी कह के यहां खत्म करूंगा कि दुनिया में आज भी अगर आप देख लें, जो सबसे ज्यादा 3 फर्टिलिटी वाले मुल्क ममालिक हैं, उसमें अंगोला है, उसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, और नाइजर है। तो नाइजर तो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, लेकिन बाकी दो तो क्रिश्चियंस की मैसिव मेजॉरिटी है, और यहां सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट है। मुस्लिम कंट्रीज में अगर आप देखें, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, टर्की हो, उनमें वो 2 से भी बहुत कम है, रिप्लेसमेंट रेट से भी बहुत कम है। अगर आपको चाहिए तो मैं बता ही देता हूं एग्जैक्ट, मैंने कहीं पे लिख लिया था ये। देखिए, जो नाइजर में है वो 6.91 है, अंगोला में 5.9 है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 5.7 है। तीनों बहुत गरीब मुल्क हैं। और जो रिच मुस्लिम कंट्रीज हैं, सऊदी अरबिया, टर्की और यूएई में, तो सऊदी अरब में है 2.2, टर्की में है 2.07 और यूएई में है 1.38। इसका मतलब ये है कि बेसिकली पॉपुलेशन बढ़ने का कोई ताल्लुक मजहब से नहीं, उसका ताल्लुक या तो एजुकेशन से है या प्रॉस्पेरिटी से है। अगर आप रिच हैं तो पॉपुलेशन कम होगी, गरीब रिक्शे वाला चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसके बच्चे ज्यादा होंगे। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि केरला की मुसलमान औरत, कर्नाटका की मुसलमान औरत, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की मुसलमान औरत, उसका जो फर्टिलिटी रेट है वो बिहार, यूपी, राजस्थान की जो हिंदू औरत है उसके फर्टिलिटी रेट से बहुत कम है। यानी अगर योगी सरकार को और आसाम की सरकार को वाकई में पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, गो के उसकी अब जरूरत नहीं है,
तो भाई मुसलमानों की एजुकेशन में अगर ये लग रहा है कि यही बहुत बढ़ा रहे हैं पॉपुलेशन, उनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, उनकी पॉवर्टी कम करें, उनको जॉब्स दें, पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माजरत के साथ इजाजत लूंगा क्योंकि मेरे पास बार बार उधर से फोन आ रहे हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप डॉक्टर साहब का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज जिसके ऊपर आती है, आप उसको सब्सक्राइब करें। दैट इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव चैनल एंड आई एम श्योर इफ यू गो थ्रू, इफ यू सी द चैनल, यू विल कम टू नो मेनी थिंग्स। अब हमारी दूसरी वक्ता एक राइटर, कॉलमनिस्ट, रिसर्च स्कॉलर, जेंडर ट्रेनर, सोशल एक्टिविस्ट हैं। She regularly appear on TV debates on different channels. मेरी मुराद है मिस शीबा फहमी से। इस शेर के साथ मैं उनको दरख्वास्त करता हूं कि आज के टॉपिक पे अपने ख्यालात का इजहार करें। लबों को खोल दो कुल की शगुफ्तगी के लिए, लबों को खोल दो गुल की शगुफ्तगी के लिए, तरस रहा है गुलिस्तां बस एक हंसी के लिए। मिस शीबा फहमी प्लीज। थैंक यू, गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत शुक्रिया जैगम साहब, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। और इसी तरह घर घर टीवी वो करे, एक माइक लगा है जी। तो ये बहुत हॉट टॉपिक है। इत्तेफाक है, ये पता नहीं कैसी मिली भगत थी कुरैशी साहब और योगी जी के बीच में कि पहले किताब आई और झट से कानून आ गया और जबरदस्त जरूरत महसूस हुई कि वाह क्या क्या अच्छा कंजंक्चर पैदा हुआ। ऑन द सीरियस नोट, ये बात सही है कि इस देश में मुसलमानों के प्रति जो कॉमन सेंस बना दी गई है, जो स्टीरियोटाइप, उस स्टीरियोटाइप को हैंडल करना, उस पर बात करना, उस पर जो इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है और जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो लाना, वो एक बहुत दुरूह कार्य हो गया, बहुत मुश्किल काम हो गया है। जितने भी स्टीरियोटाइप्स हैं कि मुसलमान ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, और खुद इस किताब में जो 4-5 मिथ्स की बात कुरैशी साहब ने की, उसमें भी अगर आप देखें तो अगर आप देखें तो किताब में भी आपको वो सारे मिथ्स मिल जाएंगे जिनके साथ आज का मुसलमान भारत का लड़ रहा है और कोशिश कर रहा है कि हमें इससे किसी तरह जान छूटे, हमारी हमें निजात मिले। तो एक तो जो फैज़ान साहब बता के गए हैं वो तो अपनी जगह बहुत अहम है, और वो लीगल पर्सपेक्टिव में उन्होंने बताया कि लीगली ये कानून कहाँ खड़ा होता है और लीगली ये जो अभी तक के हमारे पास जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वगैरह के। मगर मेरा सवाल, क्योंकि ये ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की महफिल है, मुझे लग रहा है वाकई सिर्फ बॉयज ही हैं शायद ओल्ड बॉयज में। क्या आप लोग क्या खवातीन को लाते हैं, रखते हैं ओल्ड बॉयज में? I would request everybody to mute yourself, please. This is not the correct way. I mean, maybe somebody by mistake would have let his mic unmute. Please mute yourself, please. Thank you very much. Yes, Miss Shiva, please continue. तो सबसे बड़ा सवाल इस कानून में जो है वो औरत का सवाल है, जिसको हमें सबसे आगे रखना चाहिए कि खवातीन क्या करेंगी इस कानून के बाद। आप ये सोचिए कि इस देश में जिस तरह की पितरशाही या मर्दवाद परिवार के अंदर चलता है, उसमें बेटियों की तादाद, मतलब आप ये देखें कि अक्सर बेटे की चाहत में बेटियों की तादाद बढ़ती जाती है परिवार के अंदर। ऐसे में जब 2 ही बच्चे पैदा हो सकते हैं, तब दूसरे बच्चे के में चांस तो नहीं लिया जाएगा। और ये जिस लड़ाई को हम बहुत कम से कम 2-3 दशकों से बहुत फिरोशियसली हम लड़ रहे हैं, जिसको जेंडर रेशियो कहते हैं, फीटिसाइड कहते हैं, ये सारा कुछ जो अब तक हमने अचीव किया था वो चला जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर एक महिला से 2 बच्चे हो चुके हैं और दोनों में से कोई बेटा नहीं है, तो फिर वो क्या दूसरी शादी करेगा, वो क्या करेगा? तो ये जो जेंडर का सवाल है कि इसमें असल जो पिस रही है वो महिलाएं पिस रही हैं, और उसमें भी
इस देश की सबसे गरीब महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, दलित महिलाएं और गरीब महिलाएं घुस रही हैं। वो गरीब किसी भी हल्के से आ सकती हैं, किसी भी समुदाय से आ सकती हैं, जरूरी नहीं है कि वो किसी खास रिलीजियस कम्युनिटी से आ रही हो। तो ये गरीबों के खिलाफ कानून आया है। जैसा कि फैजान साहब ने भी अभी कहा कि 3 ही तरीके हैं, आप एजुकेट कर दीजिए, सबसे अच्छा है, उसके बाद उनको उनका आर्थिक स्तर सुधार दीजिए और अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल मेजर्स आप दे दीजिए। तो योगी साहब ने अपने पूरे कार्यकाल में एक दिन के लिए भी कोई कोशिश नहीं की कि वो इसके ऊपर पोस्टर बैनर ही चिपकवा देते, कहीं कोई इंसेंटिव दे देते, कोई योजना ले आते और इंसेंटिव दे करके उसको पॉपुलराइज करते। कुछ नहीं किया उन्होंने। लेकिन एक मुकम्मल फेल्योर की सरकार वो चला रहे हैं। उस सरकार को ध्यान हटाने के लिए अपनी कारकर्दगी से, अपने जीरो परफॉर्मेंस से या नेगेटिव परफॉर्मेंस से उन्होंने ये बात करी है कि कुछ ऐसा करो कि उनके जो पोलराइज्ड पॉपुलेशन है, जो पोलराइज्ड वोटर है, उसको ये लगना चाहिए कि मोदी जी मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं, मुसलमानों को ठीक से वो टाइट कर रहे हैं। तो ये वाला जो एक भाव है, क्योंकि जनमानस बदल गया है भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे, मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में, तो ये उसके लिए है। अगर मेरा एक सवाल आप सबसे और खुद मुझसे भी है ये सवाल कि हमें क्या होता है कि जब इस तरह का कोई कानून बनता है तो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ के गोल क्यों करने लगते हैं, सेल्फ गोल क्यों करने लगते हैं? कहीं नहीं लिखा था उसमें कि मुसलमानों के लिए है ये कानून। हमने लपक लिया है मुद्दे को। हम लोग परेशान भी हो गए या हम खुश भी हो गए, जो भी था हमारा रिएक्शन। मुझे समझ में नहीं आता कि भाई ठीक है, एक हेल्दी डिबेट हो ही नहीं पा रही है इस ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वुमेन राइट्स के हवाले से, क्लास के जो क्वेश्चन है, अमीरी और गरीबी का जो क्वेश्चन है, उस हवाले से इसमें एक हेल्दी डिबेट हो, ये बहुत जरूरी है। लेकिन हम जब मुसलमान चाहे वो चाहते हुए चाहे वो ना चाहते हुए जब वो मुद्दे को लपक लेते हैं, तो वो जो मल्टीपल डायमेंशन से जो डिबेट होनी चाहिए फिर वो नहीं हो पाती है। और हम लोगों को बहुत सी जगह पर सबसे बेस्ट रिएक्शन जो खामोशी का है वो देना सीखना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस है डी लर्निंग का। अगर हम ये नहीं सीखते हैं तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनमें हमने खुद को पेश करके ये तय कर दिया कि हमारा मुद्दा है, ये हम इस टारगेट किए जा रहे हैं। जब हमारी पॉपुलेशन, खासकर मुस्लिम पॉपुलेशन, चाहे कोई भी इंसेंटिव नहीं था, चाहे किसी भी तरह की इसका जागरूकता अभियान नहीं था, किसी भी तरह की बातचीत नहीं थी, इसके बावजूद सबसे तेजी से फैमिली प्लानिंग अपनाने वाला समुदाय भारत का मुस्लिम समुदाय है। जब हम ऑलरेडी इस गति से आगे बढ़ ही रहे थे, जब हमें खुद ही सरकार अगर चाहे भी कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करें, तो भी मुसलमान अपनी खुद की भलाई के लिए, अपनी निजी हित में ये कर रहा है कि वो अपने परिवार की मंसूबाबंदी कर रहा है। हमें क्या पड़ी है कि हम लपक ले इस मुद्दे को? तो ये भी सोचने की जरूरत है। इस देश में भारत के मुसलमानों ने बिना किसी इंसेंटिव के, बिना किसी लालच के और बिना किसी जागरूकता अभियान के खुद ही ये तय किया। अब कुरैशी साहब की जो किताब है उस पर मैं आते हुए एक बात मैं ये कहूंगी कि कुरैशी साहब की किताब की एक रीडिंग की जरूरत है। रीडिंग की जरूरत इस तरह से है कि किताब में जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी इंडेक्सेस हैं, वो बहुत दिलचस्प हैं। जैसे अब ये बताया जाता है कि उसमें अगर कोई भी सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्स है तो उसमें आप ये देखिए, मुद्दा ये होना चाहिए था कि हिंदुओं में पॉलीगैमी इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि वो सरकारी आंकड़ों से वो किताब ये जाहिर करती है। लेकिन अब क्योंकि मुसलमानों ने ये इस इशू को अपना मुद्दा बनाया है तो ये बात ही नहीं हो रही है। तो बात ये होनी चाहिए थी, ये किताब ये वाज़ेह करती है, साबित करती है कि हिंदुओं में पॉलीगैमी सबसे ज्यादा है। ये किताब ये वाज़ेह करती है कि सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर भारत का बहुसंख्यक हिंदू समाज हर पैरामीटर पे, हर अक़लियत से पीछे है। यानी सिखों से पीछे है, ईसाइयों से पीछे है, एजुकेशन में पारसियों से पीछे है, जैन से पीछे है, आर्थिक पैरामीटर्स पे हर चीज में भारत का बहुसंख्यक समुदाय हर चीज में अपने अल्पसंख्यक समुदायों से पीछे है। सिर्फ वो थोड़ा सा आगे है मुसलमानों से। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हम लोगों को, जब हम एक स्टीरियोटाइप में फंस जाते हैं और उसी तरह उसको रिसाइकिल करते रहते हैं, तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पर हमें जो नए दरीचे खुल रहे हैं वो क्या है। ये किताब नए दरीचे इस लिहाज से खोलती है कि वो हमें बताती है कि बेचारे हिंदू लोग भी बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे, कुछ उनका भी बहुत भला नहीं हुआ है।
वो भी सबसे पीछे, सिर्फ मुसलमानों से थोड़ा सा आगे। तो ये एक रीडिंग की जरूरत है। अगर आप सब लोगों को के पास वो किताब हो और आप पढ़ें, तो हम हिंदू और मुसलमान भारत के बिल्कुल फर्स्ट कजिन्स हैं, हम बिल्कुल आगे पीछे चल रहे हैं। तो ये हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है। मुझे इतनी ही बात कहनी थी। अगर कुरैशी साहब मौजूद होंगे और शामिल होंगे तो फिर कुछ और गुफ्तगू में जब उनकी मौजूदगी में करना चाहती थी तो तभी करूंगी। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं मौजूद हूँ शिवा, शिवा मैं मौजूद हूँ। अरे आप मुझे दिख क्यों नहीं रहे? Okay. अच्छा, मुझे स्क्रीन लिमिटेड स्क्रीन दिख रहा है। Thank you very much, Ms. Shiva, for your well thought analysis. Now, our next speaker is a well-known face on TV. उनकी आवाज में जो खनक है, यानी एक पावरफुल वॉइस, जो उनका एक असासा मैं कहूँगा। ही इज ए फॉर्मर एडिटर CNBC आवाज, जहाँ पे उनका प्रोग्राम आवाज अड्डा बहुत पॉपुलर था। इन एडिशन टू दिस एक्सरसाइज एज ए बिजनेस जर्नलिस्ट, उन्होंने BBC में, लंदन में काम किया। इसके अलावा TV टुडे, टाइम्स ग्रुप, ITV और अपना YouTube चैनल आलोक अड्डा के नाम से भी आप चलाते हैं, which is very popular. I am really a fan of him, particularly the business ideas which he is giving in addition to his political ideas. हम उनके बेबाक और निष्पक्ष पत्रकारिता को सलाम करते हैं। आलोक जोशी, जो अपने आवाज अड्डा प्रोग्राम के समापन पर उर्दू कपलुट पढ़ते थे, एक शेर जो पढ़ते थे, वो उसी शेर को मैं उनको समर्पित कर रहा हूँ। ये शेर है, घर से ये मेरे ख्याल में निज़ार फाजली का शेर है। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मैं समझता हूं कि आज भी हमें एक अच्छा कपलेट आलोक जोशी साहब से सुनने को जरूर मिलेगा। मैं रिक्वेस्ट मिस्टर आलोक जोशी टू एक्सप्रेस हिज व्यूज। मिस्टर आलोक जोशी प्लीज। जी जयगाम साहब, शुक्रिया सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं अपने को खुशनसीब समझता हूँ कि आपने यहाँ कुरैशी साहब के सामने और फैजान मुस्तफा साहब के साथ हमको इस पैनल में शामिल होने की दावत दी। मैं तो दरअसल सुनने आया था कि कुरैशी साहब को सुनूंगा, क्योंकि उससे हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैं जैसे फैजान साहब डिटेल में गए डेटा के, मेरा ख्याल है मैं उस डेटा के डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। ये जो किस्सा है, ये किस्सा है कि क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम पर पॉलिटिक्स हो रही है। तो मेरा ख्याल है इसका जवाब किसी को भी तलाशने की, सोचने की जरूरत नहीं है। और इसका जवाब अगर आप पॉपुलेशन के डेटा से या साइंस से या मैथमेटिक्स से देने की कोशिश करेंगे तो शायद बहुत कुछ हासिल भी नहीं होगा। क्योंकि जिन लोगों को आप समझाना चाह रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो समझने के इरादे से बैठे। जिनकी आंख कान खुले हुए हैं, जो देखना चाहें, उनको ये डेटा उपलब्ध है पब्लिक डोमेन में, और वो देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो ग्रोथ रेट है, खास तौर पे उत्तर प्रदेश का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से ये आता है। तो वहाँ जो एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का आ रहा है, वो 2011 की सेंसस में जो आंकड़ा है वो 1.85% का एनुअल ग्रोथ रेट आ रहा है। इससे पहले 2001 की पॉपुलेशन में 2.33% का था। तो अगर आप खुद देखेंगे या कोई भी जो पॉपुलेशन का जानकार होगा, कोई ऐसी सरकार होगी जिसको पॉपुलेशन की बहुत फिक्र है, तो वो इन आंकड़ों पे पहले गौर करेगी, वो पॉपुलेशन के एक्सपर्ट से बात करेगी, तब पूछेगी कि भाई क्या इसमें ऐसी कोई समस्या, कोई तकलीफ हमको दिख रही है जिसका इलाज करने की जरूरत है, इस अंदाज में कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कानून बना दें। या उन्होंने दिमाग में एक माइंडसेट है, माइंड ब्लॉक है पहले से कि साहब ये जो पॉपुलेशन है इसमें मुसलमान लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और उन्होंने क्योंकि ये खौवा खड़ा किया हुआ है इस देश में काफ़ी समय से कि मुसलमानों की गिनती इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि वो हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएंगे, और एक वक्त आ जाएगा जब हिंदू यहाँ माइनॉरिटी में हो जाएंगे, और आप लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाओ।
तो ये पूरी दरअसल जो ज़मीन है वो इस बात की है, वो ज़मीन इस बात पे टिकी नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ने से क्या समस्या होती, क्या नहीं होती है। और यही वजह है कि इस कानून पे इतना ज़ोर दिया जा रहा है। कुरैशी साहब आएँगे, अपनी किताब का जब ज़िक्र करेंगे तो उस पे वो बारीकी से नज़र डालेंगे या रोशनी डालेंगे। लेकिन हम अभी जब पॉलिटिक्स के तौर पे देखते हैं, मुझे लगता है सबसे अच्छा इलाज इसका ये है जो अभी तक दिखाई पड़ा है कि मैंने उत्तर प्रदेश के इस पॉपुलेशन कानून को लेकर जो बहुत जिसको कहते हैं, एक तो एनलाइटेंड लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों पे जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो बहुत छिछली राजनीति करते हैं मुसलमानों के नाम पर, जो बहुत सुपरफिशियल काम करते हैं, उन लोगों का भी मैंने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देखा है जिसको भड़काऊ रिस्पॉन्स माना जा सके और वो उनको इस अंदाज में पेंट किया जा सके कि साहब ये लोग जो हैं मुल्क की तरक्की के दुश्मन हैं। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा और सबसे सीधा रास्ता यही है इस तरह की पॉलिटिक्स से निपटने का कि आप उसको कई मौकों पे नज़रअंदाज करें। बजाय इसके कि आप निकलें मुकाबले में और कहें कि आप हमारे खिलाफ निशाना साध रहे हैं। क्योंकि सच बात ये है कि जो कानून जिस शक्ल में आया है, अभी तो हालाँकि वो लॉ कमीशन की तरफ से सिफ़ारिशें आएँगी तब वो ड्राफ्ट आएगा। लेकिन जितनी बातें निकल के आ रही हैं, जब आप उन पे नज़र डालिए तो दिखता है कि इस कानून में दरअसल कुछ है नहीं। कहा जा रहा है कि आपके 2 बच्चे से कम होंगे तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। मैं ऐसे बहुत कम लोगों को जानता हूँ जिनको नौकरी मिलने से पहले जिनके 2 बच्चे होते हों। यहाँ जो हमारे यहाँ दस्तूर है कि पहले इंसान पढ़ता लिखता है, उसके बाद नौकरी करता है, उसके बाद उसकी शादी होती है। जो नौकरी करने से पहले जिसने शादी कर ली है और बच्चे पैदा कर लिए हैं, ज़ाहिर है वो अपने खाने-कमाने का कुछ और इंतज़ाम देख रहा होगा या उसकी फ़ैमिली के पास ऐसा कोई इंतज़ाम होगा। तो तमाम छेद हैं इस कानून में, इस कानून को जो भी बारीकी से देखेगा वो समझ लेगा और बहुत सारे परिवार हैं, ऐसा नहीं है कि ये 2 बच्चे से ज़्यादा का जो मसला है, ये सिर्फ़ मुसलमानों का मसला है। बल्कि आज ही सुबह में देखा मैंने और मैं थोड़ा मुझे इस बात पे काफ़ी हैरानी हुई कि ईसाइयों की एक संस्था है उत्तर प्रदेश में जिसने इस कानून पे ऐतराज़ जताया है। मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों उन्होंने ऐतराज़ जताया है। बारीकी से उसको पढ़ा भी नहीं मैंने क्योंकि मैं इस तरह के ऐतराज़ पे बहुत दिमाग दे नहीं रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ये सीरियस एक्सरसाइज़ है कि आप इस कानून को लेकर इस अंदाज में इसका विरोध करें। पॉपुलेशन जैसा कि फैज़ान साहब ने भी कहा, शिबा ने भी कहा, पॉपुलेशन एक गंभीर मसला है और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जो कोशिशें होती हैं, जब भी आर्टिफ़िशियली दबाव डाल के, तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसका बहुत फ़ायदा ही हो, उसका नुकसान भी हो सकता है। भारत ने बहुत साल कोशिश की है, ईमानदारी से की है, धर्म और जाति देखकर नहीं, हर आदमी से कहा कि साहब हम दो हमारे दो, ये क तो नारा कब से चल रहा है। उसके बाद अचानक न जाने क्यों ये बत्ती जली कि साहब नहीं, ये जो बच्चे हो गए हैं इस देश में, ये जो आबादी बढ़ गई है, दरअसल कोई बोझ नहीं है, तो हमारी बड़ी भारी संपदा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया है। तो रातों-रात ये अचानक दृष्टि बदल गई। अब दोबारा हम दृष्टि पलट रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? हम अपने पड़ोस में अगर नज़र डालें चीन में जहाँ वन चाइल्ड पॉलिसी बहुत दबाव ज़ोर-शोर से लागू की गई थी और वहाँ वो चीन जैसा देश भी अब अपनी पॉलिसी से वापस जा रहा है। वो प्रमोट कर रहा है कि साहब 3 बच्चे पैदा कीजिए। क्योंकि नए ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, किसी भी धर्म के मैं जानता हूँ पर्सनली जिन लोगों को मैं जानता हूँ पढ़े-लिखे लोगों को, जिनका एक भी बच्चा नहीं है या एक बच्चा है। ज़ाहिर है कि अगर इस तरह की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं समाज के किसी भी तबके में और अगर ये ख़ास तौर पे खाते-पीते लोगों में बढ़ रही हैं, तो फिर आगे जाके दूसरी तरह के संकट खड़े होने जा रहे हैं और अगर कोई पॉपुलेशन पॉलिसी इन खतरों को देखे बिना आगे बढ़ाई जा रही है, तो वो फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा करेगी। इस नज़र से अगर इस तरह की पॉलिसीज़ पर या इस सवाल पर विचार किया जाएगा, तब इस सवाल के कोई हल निकलेंगे, नतीजा निकलेगा। लेकिन जिस अंदाज में चल रहे हैं उस अंदाज में तो मुझे बहुत मुश्किल दिखती है। कुरैशी साहब की किताब मैं कई दिनों से इधर ही सोच रहा था कि मँगवा के पढ़ूँगा। पढ़ नहीं पाया हूँ अभी तक लेकिन इसीलिए इस वेबिनार में मेरी बहुत दिलचस्पी थी कि यहाँ हमें कुरैशी साहब को सुनने को मिलेगा
और क्योंकि जगन साहब ने एक शेर सुनाने को कहा है, तो आमतौर पे मैं शेर, कविता, कोई टेक्स्ट, प्रोज कुछ भी अपने प्रोग्राम के अंत में कहता था। यहाँ एक ही चीज कहूंगा कि जहां भी जाएगा बस रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान कोई नहीं। मकान नहीं होता। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जोशी साहब, सो नाइस ऑफ यू। आपने सही बात कही, लेकिन ये आपने एक शायद रास्ता और दिखाया कि अब योगी साहब जो है जब वो कानून बनाएंगे तो उसमें वो लिखेंगे कि अगर नौकरी लगने के बाद आपके 2 बच्चे पैदा होंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हो सकता है वो ये क्लॉज उसके अंदर अब डाल दें। और ये बात सही है कि नौकरी लगने से पहले बहुत कम लोगों के बच्चे होते हैं। मेरा भी पहला बेटा नौकरी के लगने के 8 साल बाद पैदा हुआ था। Anyhow, thank you very much for your well thought analysis. Now our next speaker, I would say integrity is telling myself the truth and honesty is telling the truth to other people, Spencer John said. Then Gandhiji said, a man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes. These quotes reflect the personality of our next speaker, Professor Aditya Mukherjee. He was Professor of Contemporary Indian History, Center for Historical Studies and Dean, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He has been member of the Council of the Indian Council for Historical Research since 2009. He was the President of Indian History Congress for Modern India, 2007-8. He has been visiting professor of Duke University, USA, Japan Foundation, fellow at University of Tokyo, Japan, Institute of Advanced Studies, Lancaster, UK, and the University of Sao Paulo, Brazil, fellow at the Institute of Advanced Studies at Nantes, France, 2010, and a visiting professor, University of Rome, Italy, 2010. He has published many books. Anyhow, may I request Professor Aditya Mukherjee to express his views. Dr. Professor Aditya Mukherjee, please. Thank you, Zagan Saab, and thanks a lot to the Aligarh alumni. Can you hear me? Yes, please go ahead. For this opportunity. I am a bit humbled by the other speakers who are much bigger experts on law. Faizan Saab and Qureshi Saab is going to speak. But nevertheless, as a historian and as a citizen of the country who's particularly perturbed in the way our politics is moving these days, I would like to make a few comments. पहली बात तो ये है कि ये जो population problem की बात है, as a historian, I would like to say that one must understand this. What is this population problem? Who says there is a population problem? The British in India were the first to say that India is poor because it's a high population. India's population when the British came and nearly 150 years later was the same. But when the British came, India was the largest economy of the world. It contributed the maximum to the global GDP. Nearly 30% of the global GDP was contributed by India in 1700. By the late 19th century, population had not increased. Population बढ़ना शुरू होता है 1920 की दशक के बाद से, 1920s से. By the late 19th century, India was one of the poorest countries in the world with regular famines. मर जाते थे. A third of the population in Bengal died in the 1760s, 1860s, 1760s, I'm sorry. तो उस वक्त इस situation को explain करने के लिए I'm giving you a very important statement that was made by the 1880 Famine Commission report. It's one of the biggest, finest Famine Commission reports. उसमें वो कहते हैं, they're using Malthusian argument to say कि भाई famine relief ज्यादा मत करिए. अगर आप famine relief करेंगे तो फिर जो automatic balance हो जाता है of population by people dying, वो नहीं होगा. मतलब overpopulation हो जाएगा. Now, this Malthusian economics was applied at the pre-modern times. In modern times, nobody says that population is the problem.
The problem is, are you producing enough for the number of people? आज की डेट में अगर आप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखें, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मींस नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर. Then countries like, for example, Singapore have 20 times, more than 20 times the density of population of India, and they have 8 times the per capita income of India. The same is true of Japan, South Korea, Holland. I could name you dozens of countries which are far more advanced than India, but have a higher density of population. So the issue, friends, is not population. Issue is your capacity to feed your population. तो अंग्रेजी सरकार ने कहा कि भाई आपको पॉवर्टी इसलिए है बिकॉज यू ब्रीड टू मच, आप बच्चे पैदा करते हो, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करो. हमारे नेशनलिस्ट कहते हैं जी यहाँ पॉवर्टी इसलिए है बिकॉज योर इकोनॉमिक पॉलिसीज आर रॉन्ग, बिकॉज यू आर एक्सट्रैक्टिव, बिकॉज देयर इज ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये सत्ता जो है ये 19th सेंचुरी से ही, ये कोई नई बात नहीं है. सत्ता जब अपने उनके खामियां होती हैं, when they themselves are unable to make provision for their people through economic and political policies, they always point the finger at the people themselves कि तुम्हारी गलती है. So this is very much a statist view that population is the problem. The problem is not population. The problem is you have not created the capacity to feed the people. Let me give you an example at home. Haryana and Punjab. Haryana was if you go about 100 years ago, was one of the poorest areas in northern India. In fact, in British times, they used to say in Haryana, only criminal tribes live. They used to describe the people in many districts of Haryana as criminal tribes. कहते थे कि यहाँ तो कुछ कमाई तो कर नहीं सकते apart from crime. ये बुरा हाल था वहाँ पे. So obviously people could not sustain themselves there. It was overpopulated. Now look at with economic development, with certain kinds of investments, Haryana and Punjab are now underpopulated. Lakhs of people come from UP, precisely UP and Bihar and other underdeveloped areas, which are now overpopulated because their economies cannot sustain them. They come to Haryana and Punjab. So the issue is elsewhere, and what this current government is doing is diverting the issue. Their total failure in handling the economic and political problem, as all the speakers before me have said, that population control occurs automatically if you provide education and health. In my grandparents' times, everybody had 8-10 children. My grandfather had 8 children. I have none. I've adopted one. But at that time, out of those 8, only 2 survived. But that is the way it was in the late 19th and early 20th century, that particularly among the poor, the survival rate was very low. Believe you me that in 1950, as late as 1950, the survival rate of the population was, the age till which people survived was less than 30. That is, people used to die by the time they were 30. And this is the average survival rate. And if you took the poor, obviously their children died when they were 5, 6, 2, 3, 1. So the poor are the ones who therefore have larger families. Now, what this policy is doing is, it is targeting precisely those who are poor and who are uneducated, who have large families. It is targeting them with disincentives, or rather punishments, which will make them even poorer. So this is a double whammy. It is hurting precisely the Dalit, the minority. I think Shivaji mentioned this. The people who are disadvantaged to begin with are the ones who are going to get targeted. So this is a completely a very, very indefensible position. The other point I might like to say is that not only is it diverting attention from your own failure, UP still remains at the bottom of even the Bimaru states. You're all aware the Bimaru states are all in northern India. South is like almost a different country in many of the indicators that you're talking about. But even among the Bimaru states, UP is about the rock bottom. In some cases, Bihar is worse. In some cases, UP is worse. 46% of children in UP below the age of 5 are stunted. मतलब अगर आप by chance बच गए 5 साल तक,
तो उसमें आधे बच्चे तो आपके स्टंटेड होंगे। आप इस प्रॉब्लम को नहीं एड्रेस कर रहे हो। वन ऑफ द लोएस्ट लेवल्स ऑफ एजुकेशन, वन ऑफ द लोएस्ट। अब कोई भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए तो यूपी रियली इज कंपीटिंग टू बी एट द बॉटम। उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे। यू ब्रिंग इन अ लॉ which is going to punish people for your failure. It is absolutely unbelievable what is happening. And the worst part of it is, and this really pains me, that it is also being used to polarize. Shiba ji ne bilkul theek kaha that Muslims do not have to every time say, take it upon themselves ki, they are targeting us. Though she also said, there is a stereotyping of Muslims. It is true. I mean, I see both the points that she's making, but the fact of the matter cannot be denied that the law is likely to be used. It doesn't say anywhere that we are targeting Muslims, even though there are long passages on polygamy and everything else. But what is likely to happen? You, as Faizan Saab already quoted Mohan Bhagwat, कि भाई वो तो 1930 से ही मुसलमानों ने ये पैगाम दे दिया था कि produce more children. Now this has been the RSS, this is one of their central ideas, that the Muslims, because they have multiple marriages and for other reasons, are multiplying rapidly, number one, and number two, the Ghuspetiyas, as the Home Minister says, the outsiders, Muslims will come from outside and they will grow faster in India and make them Hindus a minority. Ye jo ek fear in the minds of the majority create करने की जो कोशिश है, इसको भी अब 100 साल होने को चले हैं। तो आप अगर इस लॉ को लाएंगे और at the grassroots level वही प्रोपागेंडा करेंगे, तो इस लॉ का वही नतीजा होगा जो कि लव जिहाद लॉ का हुआ। लव जिहाद ने कभी लॉ में तो इन्होंने नहीं कहा कि मुस्लिम्स को टारगेट करो, पर टारगेट कौन हो रहे हैं? मुसलमान हो रहे हैं ना। अब वही चीज आप इसमें होने का बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आप एट द ग्रास रूट्स यही प्रोपेगेंडा करते हो कि Muslims are the ones who are multiplying, and everybody has pointed out that it is ridiculous. There is no factual evidence. Your fertility rate is a function of education, health, and economic development. Sabko pata hai. But you're going to be targeting Muslims, and this is a matter of great fear. And one is very disturbed by this because it's going to polarize society further, as it is. So much damage has been done to a state which used to pride itself in its combined Ganga Jamni culture, in its entire, the northern states from Punjab, UP, etc., had at one time created one of the greatest integrations, synthesis of Islamic and non-Islamic cultures. But here you are now increasingly creating this polarization, which is going to be this is another instrument, in my feeling, for bringing poison into society. The damage you're doing to the law, to the institutions is bad enough, but on top of that, what you're damaging is the minds of ordinary people, and that, I would say, is one of the worst elements in this. Lastly, it is a bit odd that the political party, I might mention that when I started by saying that it is the British who brought the population issue into big thing and always blamed the people for the backwardness, it is not surprising that a political entity which were the allies of the British, which never fought against the British, which were not part of the national movement, should be making a similar argument all over again. The link between colonialism and communalism, as a historian, I would like to bring to your attention. We forget this. Just because the communalist now masquerades as the nationalist, please do not forget that their birth, their growth, their mentality, their ideology is entirely colonial. And they're borrowing from that tradition. And the last thing I wanted to say is the hypocrisy.
more than 50% of the MLAs, or nearly 50% of the MLAs in UP have more than 3 children. 1 out of 4 MLAs in UP have more than 4 children. And several of them have 6, 8, and God knows how many. So here you are pointing fingers at the others and creating an atmosphere. And here Shibaji is absolutely right. It is a stereotype. Stereotypes do not have to have any connection with reality. This stereotype of Muslims, we have written a book called the RSS and School Textbooks and the Murder of Mahatma Gandhi. That is the title of the book. And in that we have cited that how school textbooks produced by the RSS, which are taught to young minds, 8-year-old, 9-year-old children, teach them that what is Islam? Islam comes with a sword in one hand, Quran in the other, and rivers of blood flow wherever Islam goes, right? So you create this image of Islam, which is such an unbelievably false image. If you read Discovery of India, if you read Jawaharlal Nehru, he would argue against it so hard. He showed that globally, it was Islam grew because of its toleration. He gives the example of the inquest, the Spanish inquest, for example, that the Islamic forces at that time were killed, murdered, thrown out on the grounds that you are too tolerant. Why do you preach toleration? So, to create a stereotype about the other without going into the historicity. Every religion has produced all kinds of ideology. Christianity has also produced a situation in the Dark Ages where they killed by the millions in the name of religion. But it has also produced liberation theology. So has Islam, so has Hinduism, But to target one community, religious community, as being this evil, violent, you know all the stereotypes, I don't have to repeat them, is something to my mind which is extremely, extremely worrisome. And I see this law as yet another instrument through which this polarization is being brought into our society, and it is most unfortunate. Thank you for this opportunity. Thank you, Professor Aditya Mukherjee, for your analysis and your views on the subject. मैं समझता हूँ कि आप इस शख्सियत को सुनने के लिए बेताब हैं जो अपनी बेबाकी और साफगोई के लिए जाना जाता है. इनका शुमार उन जर्नलिस्ट में होता है जिन्होंने कुर्बानी दी है. ईमानदार, निडर और निर्भीक जर्नलिस्ट के लिए. He could have joined the long list of Godi journalists and enjoyed power and money, but decided against the temptation. We salute him for his courage and conviction. आप IBN सेविन के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं. थोड़े दिनों के लिए पॉलिटिशियन की टोपी भी पहनी थी जब आपने आप ज्वाइन की. इनको भारतीय मानवता विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फॉर बीइंग ए फियरलेस, डायनामिक, बीकॉन वॉइस ऑफ चेंज एंड फॉर हिज अनफ्लिंचिंग इंटीग्रिटी. He is co-founder of satyahindi.com, a web channel. इससे पहले मैं आशुतोष जी को आमंत्रित करूं, आपसे मैं 2 अपील करना चाहूंगा. एक तो आप satyahindi.com को सब्सक्राइब करें. दूसरी ये कि अगर आप ईमानदार और निडर जर्नलिज्म को जिंदा रखना चाहते हैं तो हम सबको satyahindi.com को फाइनेंशियल सपोर्ट देनी होगी, क्योंकि इन लोगों को किसी भी किस्म का गवर्नमेंट से कोई ऐड नहीं मिलता है. अगर इस सिलसिले में किसी को कोई परेशानी हो उनको फाइनेंशियल हेल्प के लिए, तो ही कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल गाइड देम हाउ टू हेल्प देम. अब मैं प्रार्थना करता हूं आशुतोष जी से कि हमें अपने अनमोल विचारों से अवगत कराएं. प्लीज वेलकम मिस्टर आशुतोष. जगन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आपने इस वेबिनार के लायक हमें समझा और इतने प्रबुद्ध लोगों के बीच में हमें बोलने का मौका दिया. बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जो यहाँ मौजूद हैं. मुझे लगता है कि जो बात आदित्य मुखर्जी ने कही, जो बात फैजान साहब ने कही, जो बात शीबा जी ने कही और आलोक जी ने कही, उसके बाद मेरे पास कुछ बचता नहीं ज़्यादा कहने के लिए. लेकिन मैं एक वाक़े से इस बातचीत को शुरू करना चाहता हूँ. मुझे याद पड़ता है आज से करीब 2-2.5 साल पहले
मुझे कलकत्ता के एक बहुत ही मशहूर डिबेटिंग क्लब ने मुझे बुलाया था वहाँ पे अपना भाषण देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जब मुझे एयरपोर्ट पे एक बड़े ही पढ़े लिखे सज्जन, उन्होंने मुझे रिसीव किया, उनके साथ 2-4 और लोग भी थे, और रास्ते में हमारी बातचीत शुरू हुई। तो मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी कलकत्ता के अंदर या वेस्ट बंगाल के अंदर धीरे धीरे इनरोड्स बना रही है या नहीं बना रही है। तो मुझे लगा कि वो सज्जन थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को लेकर थोड़े से, वैसे तो थोड़े सच्चाए हुए भी थे, और थोड़े से वो एंथुजियाज्म भी। तो बड़ी बड़ी अजीब सी परिस्थिति थी। बातचीत होते होते मैंने उनसे पूछा कि आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देना चाहते हैं, किस लिए वोट देना चाहते हैं, क्यों आप पसंद करते हैं। उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, आप तो अपने घर के हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। मुसलमानों की आबादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। तो मैं थोड़ा चौंका। फिर मैंने पूछा कि ये आप किस आधार पे कह रहे हैं। बोला नहीं भाई साहब, आज की तारीख में हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 40% हो गई है। जब उन्होंने ये कहा 40% हो गई तो चौंकने की बारी मेरी थी। मैंने कहा आपने कहाँ पढ़ा। बोला नहीं भाई साहब, ये तो रोज हमारे पास जानकारियां हैं। तो मैंने कहा आप एक काम करिए, मैं आपको फैक्ट बताऊं, इससे बेहतर ये होगा कि आप गूगल करिए द मुस्लिम्स पॉपुलेशन इन इंडिया। मैंने आप उसको गूगल करिए। तो उन्होंने गूगल किया, और गूगल किया तो फिर वो बड़े शर्माते हुए मुझको बोले कि नहीं, ये तो सिर्फ 14% है। तो ये जो 14 और 40% का जो फर्क है, ये फर्क ही दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी आदित्यनाथ की सरकार जो 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आई है, ये उसके क्रक्स में है। असल चीज यही है। हम उसको डेटा से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। मैं फजान साहब का बड़ा मैं मुरीद हूं, और आदित्य प्रोफेसर साहब का भी बड़ा मुरीद हूं मैं। मुझे लगता है कि ये डिबेट सुप्रीम कोर्ट, लीगैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्राइवेसी, इनसे बिल्कुल अलहदा डिबेट है ये। क्योंकि जो लोग इस कानून को लेकर आए हैं, लाने की बात कर रहे हैं, उनका इससे कोई लेना ही देना नहीं है कि बच्चे 2 पैदा होने चाहिए, या बच्चे 10 पैदा होने चाहिए, या बच्चे 50 पैदा होने चाहिए। उनकी कोशिश ये है कि जो 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है, वहां कैसे जीत हासिल की जाए। असल मकसद ये है। ये तो शॉर्ट टर्म इनका मकसद है। लॉन्ग टर्म मकसद इस सत्ता को हासिल करके देश के नक्शे पर कैसे अपनी विचारधारा को पूरी तरीके से लागू किया जाए और अपने हिसाब से हिंदुस्तान को बनाया जाए। ये बुनियादी सवाल है। अगर हम इस सवाल पर हम डिबेट नहीं करेंगे तो शायद इस पॉलिसी को भी समझ नहीं पाएंगे, और जो विचारधारा पिछले 7 सालों से देश के ऊपर शासन कर रही है उसको भी नहीं समझ पाएंगे। अभी फजान साहब ने अपनी बातचीत शुरू की थी मोहन भागवत के स्टेटमेंट से कि 1930 से क्यों उन्होंने कहा कि एक षड्यंत्र हुआ इस देश के अंदर, और उसके बाद मुसलमानों की आबादी बढ़ाने का एक प्रोग्राम शुरू किया गया। अगर आप 1930 को देखें तो 1930 में अल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट होते हैं। 29 दिसंबर 1930 को अपने अध्यक्षीय भाषण में वो ये कहते हैं कि पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान को मिला के एक अलग स्टेट बनना चाहिए। उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान बनने की बात भी नहीं की थी, ना पाकिस्तान बनने की बात उस वक्त ही। करीब 3-4 साल के बाद पाकिस्तान सब कायम होता है। 1937 में वो एक तरीके से 1940 में बल्कि क्या कि मुस्लिम लीग के लाहौर सम्मेलन में वो रेजोल्यूशन पास होता है। तो जो 1930 की बात की जा रही है, वो 1930 की बात इसलिए मोहन भागवत की तरफ से की जा रही है क्योंकि वहां से जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन की जो एक सीमा रेखा शुरू होती, उनकी नजर में वो उसका जिक्र कर रहे थे। मेरा कहना यह है कि ये जो पूरी की पूरी जो सोच है कि इस देश के अंदर एक फॉल्स कॉन्शियसनेस क्रिएट करिए
हिस्ट्री को माइथोलॉजाइज करिए और उसके बाद जो मुसलमान हैं या जो जो इस तरीके की बातें हैं, 2 चाइल्ड थियरी, ट्रिपल तलाक या फिर 4 शादियां या धारा 370, इसको वेपनाइज करिए। दिस इज एन आइडियोलॉजिकल वेपन, दिस इज अ पॉलिटिकल टूल। ये उसका इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और क्यों करते हैं इसके मैं थोड़े से डिटेल में जानना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप सावरकर को पढ़ें जो 1923 में उन्होंने किताब लिखी थी, वो हिस्ट्री को कैसे एनालाइज करते हैं। वो हिस्ट्री को एनालाइज करने के लिए कहते हैं कि पिछले 1250 सालों से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एक जंग चल रही है और ये जंग तब तक चलेगी जब तक इनमें से कोई एक नहीं जीतेगा। ये जो हिस्ट्री को इस नजरिए से देखने का जो अंदाज है, दरअसल ये बुनियादी कारण है जिसकी वजह से आज देश के अंदर मुसलमानों की जो स्थिति है वो स्टीरियोटाइपिंग की गई है, या इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये तो टर्माइट्स हैं, जो अमित शाह ने असम के चुनाव के दौरान कहा था। और जब वो ये कहते हैं तो ये कहते हैं कि दरअसल ये देश के दुश्मन हैं। जो हिटलर मैनकॉफ में लिखता है और जिसको गोलवालकर की किताब में जिसका जिक्र है, मैनकॉफ में हिटलर क्या लिखता है? हिटलर कहता है कि जंग 2 तरीके की होती है। एक जंग वो होती है जो सरहद पे लड़ी जाती है, दूसरी जंग वो है जो मुल्क के अंदर लड़ी जाती है। हिटलर कहता है कि पूछता है कि जर्मनी क्यों हारता रहा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो क्यों हारा, और फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि जो जंग हम बाहर लड़ रहे हैं वो जंग हम इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि अंदर के जो दुश्मन है वो हमको लगातार कमजोर करते रहते हैं। और उनकी नजर में वो दुश्मन कौन थे? वो थे ज्यूज। उस थियरी को यहां लाके प्रोपोगेट किया गया है। अगर आपको कभी मौका मिले बंच ऑफ थॉट अगर आप पढ़ें तो उसमें एक पूरा चैप्टर है जिसको अब इन्होंने डिसोन कर दिया है, जिसमें लिखा है हिंदुस्तान के 3 दुश्मन। नंबर 1 मुसलमान, नंबर 2 क्रिश्चियंस, नंबर 3 कम्युनिस्ट्स। ये 3 दुश्मन है। तो जब एक विचारधारा एक कम्युनिटी को इस तरीके से आइडेंटिफाई करती है तो जाहिर सी बात है फिर दुश्मनों से लड़ने के उसके तरीके भी होंगे और उसको अलग करने की कोशिश भी होगी। तो ये जो पूरी की पूरी जो कोशिश है ये दरअसल उसका एक हिस्सा है और यही बात हमको समझनी पड़ेगी। हम अगर इस बात को नहीं समझेंगे कि ये ट्रिपल तलाक का मसला क्यों उठाते हैं, या ये 4 शादियों की बात क्यों करते हैं, या बच्चे ज्यादा पैदा करने की बात क्यों कर, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये बात हम क्यों करते हैं, या धारा 370 के मसले पर इतना वेहमेंटली अचानक खड़े होकर फैसला कर देते हैं और पूरी की पूरी कश्मीर में वो लगा देते हैं और उस पर इंस्टीट्यूशंस खामोश रहते हैं, वो क्यों होता है? वो इसलिए नहीं होता कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ियां वहां हो रही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या उस गड़बड़ियों के लिए सिर्फ कश्मीरी जिम्मेदार है या हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स भी जिम्मेदार है? अगर 1987 के अंदर अगर जो चुनाव हुआ था, अगर वो ईमानदारी से चुनाव होता और जो जीते हुए थे अगर उनको अगर सरकार दे दी गई होती तो शायद कश्मीर का सवाल ही खड़ा नहीं होता। तो कश्मीर इनकी नजर में इज अ पार्ट ऑफ एन आइडियोलॉजिकल बैटल। वो उनके लिए जंग का मैदान है कि हम 70 साल से इस देश में मेजॉरिटी ऑफ हिंदुओं का शासन है और कश्मीर में हम नहीं एंटर कर पा रहे। वो आरएसएस की पीड़ा है, उनकी पीड़ा। और वो कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान तो ले लिया इन्होंने, और ये मैं पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, ये किताबों में लिखा हुआ है, इनकी किताब में है, गोलवालकर की किताब में, कि ये कश्मीर तो पाकिस्तान तो ले लिया, आधा कश्मीर भी ये जीत चुके हैं, अब असम पे इनकी नजर है। और फिर ये कहते हैं जहां पे ये मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है वो हर जगह मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं।
ये जो एक लार्जर पिक्चर है, ये जो बड़ी तस्वीर है, उसको देखने की जरूरत है और उसके मद्देनजर हमको चीजों को समझने की जरूरत है। ये अचानक लिंचिंग हो जाती है, लिंचिंग होने लगती बड़े पैमाने के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, अंतर देश के राष्ट्रपति को बोलना पड़ता है और तब वो कहते हैं कि जो बात हमारे देश के राष्ट्रपति कह रहे थे हमें हमारे लिए बड़ी नजीर है। वो खामोश क्यों रहते हैं? या जब अभी अफगानिस्तान के अंदर जिस कैमरामैन की मौत हुई, उस पर देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों रहते हैं? आप हर छोटी सी बात पे ट्वीट करते हैं, आप उस पर क्यों नहीं बोलते? क्या उन्होंने मुल्क का नाम रोशन नहीं किया जब उनको पुलित्जर अवार्ड मिला? तो ये बड़े सवाल हैं और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को, शिबा असलम ने बड़ी अच्छी बात कही कि प्रॉब्लम हमारे लेवल पे भी है। हम अचानक खड़े हो जाते हैं और जैसे ही हम खड़े होते हैं तैसे ही हम उनको एक ऑक्सीजन दे देते हैं कि देखो देखो मुसलमान तो ऐसे ही है। वो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर ज्यादा बच्चे पैदा करके आज से 50 साल के बाद हिंदुस्तान पे शासन उनका हो, हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में आ जाए। दैट्स द होल लॉजिक। अगर आप, और यही लॉजिक सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, ये लॉजिक अगर आप फ्रांस में जाए तो मेरी लिपिन के जो फादर थे, वो मेरी लिपिन, वो क्या कहता था? वो ये कहता था कि मुसलमान यहाँ एक दिन इतने बच्चे पैदा कर देंगे कि उनकी मस्जिदों के सामने जो क्रिश्चियंस हैं वो भीख मांगेंगे, फ्रेंच वहां पे भीख मांगेंगे। या ऐसा क्यों होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से, अभी प्यू ने एक सर्वे किया और उसमें कहा कि 17% जो अमेरिकन हैं वो ये यकीन करते हैं कि डेमोक्रेट्स पेडोफाइल्स हैं। तो ये जिस लेवल के फॉल्स कॉन्शियसनेस आप समाज के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं, उस फॉल्स कॉन्शियसनेस को समझ के हमें अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। हमारे इस मुल्क की दिक्कत क्या है कि यहाँ के जो लोग अपने आप को सेकुलरिस्ट भी कहते हैं, वो भी इस बात को नहीं समझते हैं। जो लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, वो भी शायद उनका एक बहुत बड़ा तबका है जो इस बात को नहीं मानता है। वो नहीं मानता है कि क्यों जब देश के प्रधानमंत्री कोई बात कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई बात कहती है, तो अचानक हैदराबाद के ओवैसी साहब की बाइट टेलीविजन चैनल्स पे क्यों दिखाई पड़ती है? उनका जो मैग्निफिकेशन है, जो उनकी पूरी तस्वीर है, जिस बड़े लेवल पे उनको मैग्नीफाई किया जाता है, उसके वो हकदार नहीं है। वो दरअसल एक हैदराबाद की छोटी सी जगह में, हैदराबाद में भी छोटी सी जगह पे उतना ही उनका पॉलिटिकल स्फीयर, उससे ज्यादा पॉलिटिकल स्फीयर नहीं है। लेकिन आप तुर्की बतुर्की जब इधर आप बीजेपी को रखेंगे, इधर आप ओवैसी साहब को रखेंगे, तो वो नैरेटिव बहुत अच्छा बनता है कि देखिए मुसलमान तो ऐसे ही, ये है मुसलमानों के नुमाइंदे। तो मेरा कहना यह है कि हमको इन बातों को समझने की जरूरत है। ये मसला हमारे फंडामेंटल राइट्स का भी नहीं है, क्योंकि ये कानून अगर बन गया तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो हिंदुओं को होगा, क्योंकि मेरी माँ 13 भाई बहन, तो उनमें से अकेली सिर्फ मेरी माँ बची है। ये जो है, ये इससे ज्यादा एंटी हिंदू विमेन कोई कानून नहीं बन सकता है, क्योंकि हिंदुओं में सबसे ज्यादा ये ललक है कि उनके 2 बेटे पैदा हों। तो जब 2 बेटे पैदा करने की उस चाहत में कितनी बार फीमेल फिटिसाइड्स के केसेस होंगे मुझे नहीं मालूम, या जो सबसे ज्यादा इम्बैलेंस हो रहा है, जो जेंडर इम्बैलेंस हो रहा है, अगर आप डेटा निकाल के देखें तो सबसे ज्यादा साउथ दिल्ली में हो रहा, न्यू दिल्ली में हो रहा, जो हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इलाकों में है, जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहां पे ही क्यों हो रहा? फीमेल फिटिसाइड के सबसे ज्यादा केसेस आपको हरियाणा में क्यों मिलते हैं? उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? हिंदू महिलाओं को होगा। बट ये सवाल जो है उस नजरिए से नहीं देखा जा रहा। देखा जा रहा है कि अभी हमारी स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर कमजोर है। हम इस कानून को लाके एक फॉल्स कॉन्शियसनेस जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको और हम शार्पन करें और ये बताएं कि देखो, अगर हम इस कानून को इसलिए लेकर आए हैं ताकि हम मुसलमानों को सबक सिखा सके, उनको दबा के रखें, और ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये कोई और नहीं कर सकता। वो जो 2002 का नैरेटिव है कि एक ही आदमी है जो इस कम्युनिटी को सबक सिखा सकता है, जिसकी वजह से इतने बड़े हिंदू हृदय सम्राट हैं, तो वो एक दूसरे तरीके की बात की जा रही कि मैं ही जो है इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता हूं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। ये कह के वो 2022 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बट जो बड़ा सवाल है
उस बड़े सवाल को भी समझने की जरूरत है। वहां पे डेटा काम नहीं आएगा, क्योंकि आप डेटा की लड़ाई है ही नहीं। वो जिसको 40% समझना है कि हिंदुस्तान के मुसलमान इस देश में 40%, वो समझे बैठा, वो कन्विंस है इस बात को लेके। जब हम उसको फैक्ट देते हैं तो वो हमारी बातों को नहीं सुनता है, वो कहता है ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो विरोधी हैं, इनकी तो आदत है इनको गाली देना। तो ये इस बात को समझने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। शायद मैंने ज्यादा उम्मीद से ज्यादा टाइम आप लोगों के लिए लिया। Thank you very much, Ashutosh ji. We wanted to hear you more, but anyhow we have some time constraint also, and Dr. Quraish is also waiting. लेकिन मैं आपकी पर्सनालिटी को की अक्कासी करते हुए एक शेर पढ़ना चाहूंगा। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। once again मेरी थैंक्स मिस्टर आशुतोष। आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। Dr. Qureshi is an Indian civil servant. He was appointed as Chief Election Commissioner of India on 30th July 2010. He also served as Director of Doordarshan. He has also served as Secretary in the Ministry of Youth Affairs and Sports. He figured in the Indian Express list of 100 most powerful Indians of 2011 and again 2012. I remember he was Sir Syed a chief guest in year 2012 along with famous journalist Mr. Syed Naqvi in Riyadh when I was the president of AMU Old Boys Association Riyadh. And he was received at the airport by then Indian ambassador Mr. Talmiz Ahmad. He is known for his fearless commitment to secular democratic values, uprightness and unflinching integrity. He has written many books, just to name few: An Undocumented Wonder, The Making of Great Indian Election, Old Delhi, Living Traditions. The recent one, which is very relevant and making news, is The Population Myth, Islam, Family Planning and Politics in India. This book is available on Amazon. I would request all of you to buy that to know the real and true picture of Indian population explosion. मैं इस शेर के साथ उनसे मुद्देवाना दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। यूनान व मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान व मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। May I request Dr. Qureshi Saab to address the gathering. Please unmute yourself. Dr. Saab, please unmute yourself. जी जी Yes. बहुत बहुत शुक्रिया जैगम साहब, मैंने बड़ी अच्छी तकरीरें सुनी। अब मुझे कहने के लिए बहुत कम बचा, लेकिन मैं दो बातें मुख्तसरन बोलूंगा। एक तो मेरी किताब के उसका मकसद क्या है और उसमें मैंने मेनली क्या बात कहने की कोशिश की है, और दूसरा कमेंट जो अभी यूपी की और असम की पॉपुलेशन पॉलिसी है उस पे अपने ख्याल का इजहार करना चाहूँगा। ये किताब एक्सीडेंटली शुरू हुई थी 1995 में। उस वक्त UNFPA के कंट्री डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि साहब आप मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग बहुत कम है, एक स्ट्रैटेजी पेपर आप लिख दीजिए। तो मैंने कहा ना तो मैं इस्लाम का स्कॉलर, ना मुझे फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट का तजुर्बा, आप मुझसे क्यों लिखवा रहे हैं? तो वो पीछे पड़ गए, नहीं आप लिख सकते हैं, आप लिखिए। बड़ा अच्छा अट्रैक्टिव उन्होंने मुझे पैकेज भी ऑफर किया है। तो इतने इसरार को देखे हुए मैंने कहा कि ठीक है मैं लिखूंगा, लेकिन मैं पैसे नहीं लूंगा। तो बड़े हैरान हुए, नहीं हम तो पैसे देते हैं। फिर 1 रुपए पे फैसला हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। तो 1 रुपए ये मेरी ये एक अंदरूनी आवाज थी कि जो मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिमाग के दरवाजे भी खुल गए। जो RSS 70 साल से प्रोपेगेंडा कर रहा है, मैं भी उसका शिकार था। मुझे भी फीलिंग ये थी कि मुसलमानों के बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं और शायद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के जिम्मेदार हैं, और ये डेमोग्राफिक बैलेंस जो है बिल्कुल अपसेट हो रहा है। लेकिन हर मुसलमान के 4 बीवियां, नहीं तो 2-3 बीवियां तो होती हैं। ये सारे जो वो हैं मिथ्स वो मुझ में भी थे।
लेकिन जब मैंने पढ़ा था 4-5 महीने में तो मेरे तो दिमाग के दरवाजे खुले और मैंने पाया कि ये तो बिल्कुल बेबुनियाद और मुहम्मल और बेहुदा बातें हो रही हैं। तो मैंने एक 32 पेज का एक पेपर लिखा था। उसके बाद उसके मेरे कई लेक्चर हुए, तो मैंने फिर यही उसी स्पिरिट में मैंने उन लेक्चर पे कभी कोई पैसा नहीं लिया, ये सोच के कि ये मेरा एक नेशनल कंट्रीब्यूशन है। अब नेशनल कंट्रीब्यूशन किस तरह कि अगर हिंदू मुसलमानों के बीच में तफरका पैदा किया जा रहा है, डिफरेंसेस पैदा किया जा रहा है, पोलराइजेशन की जा रही है, जो उसका मकसद है प्रोपेगेंडा का, उसको दूर करने में मेरी किताब और मेरे ये ख्यालात कुछ हेल्पफुल हो तो ये अच्छी बात होगी। तो खैर मैंने वो 25 साल से ये मेरे टेबल पे दोस्तों का इसरार के इसको किताब की सूरत में कर दो, बढ़ा दो, एक्सपैंड कर दो। तो नॉर्मली इतना टाइम नहीं लगता किसी किताब में, लेकिन जैसे ही मेरी किताब तैयार होने को होती थी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस का नया डेटा आ जाता था। 4 NFHS हो चुके, 5 हो चुके हैं, 5वें का अभी डेटा रिलीज नहीं हुआ, तो मुझे फिर अपडेट करना पड़ता। 4 बार मैंने इसको किया और ये उसके बाद ये किताब निकल के आई। इसमें मेनली 4 बातें कि एक तो ये इंप्रेशन जो क्रिएट किया गया है कि अगर किसी हिंदू घर में 2 बच्चे, एक तो मैं माफी चाहता हूँ हिंदू मुस्लिम इस पूरे लेक्चर में मजबूरन कहना पड़ रहा है, जो जिंदगी में हमारे मुंह पे कभी लफ्ज आता नहीं था। और दूसरी ये भी बता दूं कि इसके एंड में ये निकल के आया कि ये हिंदू और मुस्लिम का इशू ही नहीं है, जैसे शिव ने भी कहा। ये तो एक्चुअली हिंदू मुस्लिम तो बिल्कुल एक दूसरे के शोल्डर टू शोल्डर है, शाना बशाना है। अगर मुसलमानों के बर्थ रेट हाईएस्ट है तो सेकंड हाईएस्ट किसका है उसकी बातें नहीं करते, वो हिंदुओं का है। तो इंप्रेशन ये किया जाता था कि अगर हिंदू घर के 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के 10 हैं, 10 नहीं तो 8-9 तो जरूर है। हर एक के माइंड में ये घुस चुका है। तो उस मैंने जो अब इस किताब से साबित किया और पिछले 30-40 साल के डेटा उसमें लिखे कि एट नो पॉइंट इन टाइम द गैप वाज मोर देन 1 चाइल्ड, टू बी प्रिसाइज मोर देन 1.1। एक बच्चे के डिफरेंस को इतना बचाया जाए कि साहब ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये करा रहे हैं। और वो भी बाय द वे पिछले 30 साल में मुसलमानों ने फैमिली प्लानिंग जितनी रफ्तार से अडॉप्ट की है हिंदुओं से कहीं ज्यादा, तो वो गैप जो 1.1 था वो घट के आधे से कम 0.48 पे आ गया है। तो तेजी से मुसलमानों के में फैमिली प्लानिंग अच्छी तरह अडॉप्ट की जा रही है। तो एक तो ये निकला। अच्छा, जो डेमोग्राफिक बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है, ये फैक्ट है कि 84% 1951 में अगर हिंदू थे वो 79.8 पे आ गए 2011 के सेंसस में, और मुसलमान 9.8 से 14.2। तो 60 साल में 4 परसेंटेज पॉइंट, यानी मेजॉरिटी बनने के लिए 10% से 51% बनने के लिए अगर यही रफ्तार रही तो 600 साल चाहिए। इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि बस 2 साल में आ रहे हैं, 3 साल में है, बस आ ही गए। और जैसे कि आशुतोष जी ने कहा कि 40% तो हो ही चुके हैं, तो 40% से 50 भी बस 2 जो हफ्ता 10 दिन में हो जाएंगे। ये इस किस्म की बेहुदा बकवास सुनते सुनते कान पक गए। तीसरी चीज ये कि ये मुसलमान 4-4 बीवियां करते हैं, और बल्कि बहुत बड़े नेता के मुंह से हम सब ने सुना हम 5 हमारे 25, और रोज हम ये सुनते हैं, बल्कि कल ही वो भागवत साहब की स्पीच में था हम 4 हमारे 40, तो ये हम 5 हमारे 25 हम। तो इसकी हकीकत भी सुन लीजिए कि मुसलमानों में पॉलीगेमी सबसे कम है। ये चीज 1975 में भारत सरकार ही की एक स्टडी हुई है, उसने ये दिखाया कि सभी कौमों में पॉलीगेमी थी, सबसे कम 5.7 मुसलमानों में, उससे जरा ज्यादा 5.8 हिंदुओं में। अब हमारे लिए भी एक डायलेमा है कि अगर हम पॉलीगेमी करते ही नहीं, लेकिन उसके लिए लड़ने मरने को फिर क्यों तैयार हो जाते हैं। अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में इस पे पाबंदी लगनी पड़े तो मुसलमान खुद डिमांड करें, क्योंकि उससे जो प्रभावित होंगे, जो अफेक्टेड होंगे, वो तो और ज्यादा लोग हो जाएंगे। तो मुसलमान तो सब करता ही सबसे कम है। दूसरे, इंडिया में स्टेटिस्टिकली 4 बीवियां क्या 2 बीवियां भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जेंडर रेशो इंडिया की एडवर्स है, जो अपनी जगह एक सैड स्टोरी है कि एडवर्स क्यों है, क्योंकि औरतों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट। 1000 मर्दों के ऊपर 2011 के सेंसस में 940 औरतें थी। 2 साल पहले 2020 में ये घट के 922 रह गई थी। 1000 मर्दों के ऊपर 922 औरतें हैं, यानी हर एक मर्द को एक पूरी औरत भी नहीं मिल रही।
इनमें सुनने में लगेगा ये जोक है कि, लेकिन स्टेटिस्टिकली किसी मर्द की पूरी एक बीवी नहीं है, 0.9 वाइफ है। तो दूसरी बीवी कहाँ? अब मैं दूसरी शादी करने निकलूं, मुझे दूसरी औरत मिलेगी कहाँ? औरतें तो है ही नहीं इंडिया में। तो इससे ज्यादा मोहमल बुनियाद और बेबुनियाद एलिगेशन कोई हो नहीं सकता। तो तीसरे वो इस्लाम में भी ये कि मुसलमान को भी ये फीलिंग होती है कि मुझे 4 बीवी अलाउड है। उसकी हकीकत मैंने मुसलमानों का भी मिथ इससे दूर करने की कोशिश की है कि कुरान शरीफ की सिर्फ एक ही आयत है जिसमें जिक्र है पॉलीगैमी का कि तुम 2 या 3 या 4 से शादी कर लो। पूरी आयत उसके आगे सुनिए कि प्रोवाइडेड यू कैन ट्रीट देम इक्वली विद एब्सोल्यूट इक्वालिटी, जो आसान काम नहीं है। तो देयरफॉर मैरी ओनली वन। तो अब ये हर उलमा से हमने ये तो सुना कि ये परमिशन है, ये कंडीशन लाजमी नहीं है आपके लिए फरीदा, ये परमिशन है, वो भी कंडीशनल की इक्वालिटी। लेकिन एक जो मुसलमान उलमा के मुंह से भी मैंने नहीं सुना, और जो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कंडीशन है, वो ये है कि ये आयत का कॉन्टेक्स्ट क्या था। ये ऑर्फन्स एंड विडोज की बात कर रहा है अल्लाह, और वो ये कह रहा है कि ऑर्फन्स के तुम प्रॉपर्टी हड़प ना कर लेना, उनकी अच्छी चीज लेके बुरी चीज से रिप्लेस न कर देना, उनके साथ पूरा इंसाफ करना। और सबसे अच्छा तो होगा कि तुम उन यतीमों में से, या और विडोज इसमें शामिल, उन यतीमों में से 2 या 3 या 4 से शादी कर लेना। अब मैं दूसरी करने निकलूं तो मुझे वर्जिन की तलाश होती है, जबकि ये तो परमिशन ही यतीमों में से शादी करने के लिए परमिशन दी गई थी, इसकी तो कोई बात ही नहीं करता। तो ये हम लोगों का मिथ है, हमें ठीक करना पड़ेगा। और आखिरी मिथ जो अगेन मुसलमानों के लिए एड्रेस है कि क्या फैमिली प्लानिंग इस्लाम के खिलाफ है या इस्लाम फैमिली प्लानिंग के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। मैंने इसमें आयतें और हदीसों से साबित किया है कि एक तो कुरान शरीफ में कोई फैमिली प्लानिंग की कहीं प्रोहिबिशन नहीं है, जबकि जिन जिन चीजों की प्रोहिबिशन होनी चाहिए, शराब की प्रोहिबिशन है, जिनाकारी की प्रोहिबिशन है, सूद की प्रोहिबिशन है, जिन जिन चीजों की प्रोहिबिशन है। और एक आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो चीजें हमने तुम पर मना करनी थी, बैन करनी थी, हराम करनी थी, वो हमने तुमको तफसील से समझा दिया है। अब ये तो नहीं कह सकते अल्लाह ताला भूल गए हमको फैमिली प्लानिंग की बात करना। भूल का तो वहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उन्हें प्रोहिबिट करना नहीं था। अच्छा, कुरान में प्रोहिबिशन नहीं, लेकिन कुछ आयतें हैं, कुछ इंटरप्रिटेशन दी जाती है, कुछ फेवर में फैमिली प्लानिंग के, कुछ मुखालफत में। वो मैंने सारी दी हैं, और मेरी इंटरप्रिटेशन सुनिए। अब उसको अगर कोई डिस्प्यूट कर सके तो मुझे बताए। एक आयत है कि नौजवानों, तुमको शादी जब तुम इस लायक हो जाओ, when you have the means you must marry, because marriage will keep you from looking at other women with lust, right? तो एक साहब जो तरीका था कि कोई चीज समझ में नहीं आती थी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके वो पूछते थे। तो एक गरीब आदमी पहुंच गया हुजूर के पास कि हुजूर, मुझे ये आयत मैंने सुनी, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है, तो वो नहीं है, लेकिन मेरी सेक्सुअल नीड्स तो हैं, मैं क्या करूं? तो हुजूर ने फिर वो आयत रिपीट करते हुए कि नहीं, जब तुम इस लायक हो जाओ तो शादी जरूर करना, लेकिन जब तक इस लायक नहीं होते, जब तक तुम रोजा रखना, क्योंकि रोजे से सेक्सुअल डिजायर सप्रेस होती है। तो तरीका भी समझा दिया। और एक तीसरी हदीस जो मैं समझता हूँ क्लिंचिंग है, उसमें एक शख्स गया जिसके बहुत सारे बच्चे थे और वो और बच्चे नहीं चाहते थे, फैमिली प्लानिंग करना चाहता था। उसने हुजूर से कहा कि मैं फैमिली प्लानिंग करना चाहता हूँ। उस वक्त एक ही सिस्टम ऑफ फैमिली प्लानिंग जाना जाता था, अल अज़ल कोइटस इंटरप्टस, यानी विड्रॉल मेथड, कि जी वो मैं करना चाहता हूँ। लेकिन एक यहूदी ये कह रहा था कि वो तो एक माइनर इन्फेंटिसाइड है, वो तो कत्ल है स्पर्म्स का। तो उस पर हुजूर ने कहा कि नहीं, जो ने गलत कहा, जो ने झूठ बोला, जो ने झूठ बोला, यानी अगर तुम वो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हो तो जायज है। तो उससे ये साबित होता है कि इस्लाम तो फैमिली प्लानिंग का फोर रनर है। 1400 साल पहले जब पॉपुलेशन का कोई प्रेशर नहीं था, उस वक्त इस्लाम ने फैमिली प्लानिंग की बात की। तो एक तो ये सारे मिथ। फिर मैंने स्टेटिस्टिकली कि देयर इज नो मुस्लिम रेट और हिंदू रेट। 22 स्टेट्स ऐसी हैं इंडिया में जहां पे मुसलमानों का बर्थ रेट बिहार के हिंदुओं से कम है। अगर इस्लाम वाज द फैक्टर तो हर जगह का मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करता। तो बिहार के मुकाबले में 22 स्टेट में मुसलमानों का बर्थ रेट कम है।
तो क्योंकि बिहार का हिंदू भी बैकवर्ड है, हमने क्या पाया इसमें बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं, मजहब इतना फैक्टर नहीं है, 3 फैक्टर्स हैं जो फर्टिलिटी बिहेवियर पे असर अंदाज होते हैं। सबसे पहला लिटरेसी, वो भी लड़कियों की, जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे घटते हैं अक्रॉस कम्युनिटीज। सेकेंडली, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है बच्चे घटते हैं। तीसरा, जैसे जैसे सर्विस डिलीवरी, कि वहां पे मुस्लिम इलाकों में जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, सर्विस डिलीवरी पहुंचेगी, डॉक्टर पहुंचेगा, कंट्रासेप्टिव्स पहुंचेंगे तो फैमिली प्लानिंग होगी। इन तीनों में मुसलमान सबसे बैकवर्ड। उसको एड्रेस करिए। कभी इनके मुंह से आपने मुसलमानों की तालीम की बात सुनी कि मुसलमानों को तालीम करनी चाहिए? बल्कि मदरसे को अटैक, जब थोड़ी बहुत तालीम होती है उसको अटैक करके उसको विलीफाई करते हैं कि ये टेररिज्म का अड्डा। दूसरी चीज, इनकी आमदनी बढ़ाओ, इसकी कोई जिक्र करते हैं, बल्कि यही कहते हैं कि इनसे बिजनेस न करो, इनको इकोनॉमिक बॉयकॉट करो, इनको मार दो। अब आप उस सब्जी वाले से सब्जी नहीं खरीदेंगे मुसलमान से, तो फिर वो जाके अगर और बच्चे पैदा करेगा तो फिर आप गिला शिकवा न करना, तो आप तो उसको फैक्टर्स की तरफ मजबूर कर रहे हो। तीसरी चीज, सर्विस डिलीवरी। मुस्लिम मोहल्ले में कोई डॉक्टर नर्स जाने को तैयार नहीं, ये मिनी पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान है जो हेटफुली रोजाना सुनते हैं। तो ये इन जो 3 फैक्टर्स हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। अब इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आता हूँ, ये जो हुआ यूपी और उसका आसाम का बिल, मैंने एक आर्टिकल लिखा था द प्रिंट में यूपी के बिल पे, और एक आर्टिकल लिखा था मैंने इंडियन एक्सप्रेस में, ये सब पिछले हफ्ते की बात है, जिसमें असम और यूपी दोनों का बिल का कंपैरिजन भी किया था। और मैंने उसमें दोनों में ये कहा कि मुसलमान, इनका एक मकसद इनका सिर्फ एक है, रेड हेरिंग, डिस्ट्रैक्ट करना। द फैक्ट के आप गंगा में लाशें बह रही थी उनका डिस्कशन करें, आप पॉपुलेशन बिल पे 15 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यही तो मकसद था कि टू डाइवर्ट द अटेंशन रियल इश्यूज को करके। अब आप पॉपुलेशन बिल जो बिल्कुल बोगस और बोगी है उसको बैठे हुए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और बेवकूफ बने, उन्होंने हमको बेवकूफ बना दिया, हम बेवकूफ बनने को तैयार हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो मैंने कहा है कि मुसलमानों को चाहिए कि फौरन कह दें कि हम बिल को सपोर्ट करते हैं, एकदम देखिए हवा निकल जाएगी, क्योंकि इसको अपोज करने वाले, इसको आपको हिंदूज ही मिल जाएंगे। ऑलरेडी वीएचपी ने कहा कि साहब ये एक बच्चे का क्या मतलब है, इसको बिल को फौरन वापस लो। अब जब वीएचपी ही खुद ये कह रहा है तो मुसलमान इसमें क्यों बोल रहा है? शिवन ने ठीक कहा कि चुप, इसमें चुप रहे, इसको इशू बनाए, क्योंकि वो रिपब्लिक टीवी और ऐसे ऐसे टीवी जो जिनका काम में खुराफात है, वहां 2 दाढ़ी वाले बिठा के और वो इसको डिफेंड करने लग जाएंगे। जबकि फैमिली प्लानिंग मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा कर रहा है आजकल। 30 साल का डेटा है, डेटा को इसको जुटला के दिखा दे, भारत सरकार का डेटा, मैन्युफैक्चर डेटा नहीं। तो इसलिए अच्छा, उसमें जो मैंने देखा कि असम के बिल में जो एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये तो फैक्ट है कि यूपी वालों ने मुसलमान का नाम नहीं लिया, तो बिल तो सब पे होगा, क्योंकि मुसलमान के नाम का फैमिली प्लानिंग बिल तो आ नहीं सकता। असम के चीफ मिनिस्टर ने मुसलमानों को एड्रेस करते हुए उनके मोहल्ले में जाके उस वक्त चुकी गया था, तो उन्होंने तो अपनी इंटेंशन मुसलमान है साबित कर दी। इनकी इंटेंशन में कोई शक नहीं कि ये यूपी का इलेक्शन है, जो आशुतोष जी ने भी कहा और औरों ने भी कहा। लेकिन फैक्ट ये कि चूंकि इसका असर सब पे होगा, कि जैसा आई थिंक प्रोफेसर मुखर्जी ने या जोशी जी ने बताया था कि हाफ तक एमएलए ऑफ यूपी, उनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं, 3 से ज्यादा बच्चे हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 है, 7 8 तक हैं। अरे उनको बोलने दो। और दूसरे जो इसकी, अगर हमने डिस्कस भी करना है तो अब्सर्डिटी होनी चाहिए कि ये पाबंदी सिर्फ सरपंच और मेंबर पंचायत के लिए क्यों है, एमएलए और एमपी के लिए क्यों नहीं है। हम कहते हैं हम इसका इम्प्रूव वर्जन ऑफ द बिल के ये बहुत अच्छी पॉलिसी है और इसको एमएलए और एमपी पे भी लागू करो। आप देखोगे वो सारे मिलके बिल की पिटाई करने लग जाएंगे। तो हमें इसमें थोड़ा समझदारी से और सूझबूझ से काम लेते हुए टैक्टिकली करना चाहिए। ये बात बहुत कुछ नहीं, लेकिन मेरा राय है, जोशी जी ने कहा वो किताब पढ़ना चाहना है, जोशी जी मुझे अपना एड्रेस भेज दिए, मैं भेज दूंगा, वरना अमेजोन पे डायरेक्टली वो एक अगले दिन डिलीवर होती है। ये किताब आप जरूर पढ़िए। इसमें एंड में मैंने ये नतीजा निकाला कि हिंदू मुस्लिम दोनों के ही इंडिकेटर्स मिलते जुलते हैं। मुसलमान सबसे बैकवर्ड और नंबर 2 बैकवर्ड है हिंदू। इसलिए हमें उन सब ने मिलके इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना होगा। और एक चैप्टर तो मेरा मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग कैसे इंप्लीमेंट की जाए, एज ए कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट मैंने उसमें पूरी स्ट्रैटेजी दे दी है कि किस तरह ये किया जाए। मुसलमान करने को तैयार बैठा हुआ है,
तेजी से पिछले 30 साल से कर ही रहा है और भी उसमें की जा सकती है। उसकी अनमेट नीड है, अबाउट 16% अनमेट नीड है। यानी अनमेट नीड का मतलब है मैं करना चाह रहा हूं लेकिन मुझे साधन नहीं मिल रहा है, मुझे डॉक्टर नहीं मिल रहा वेजेक्टोमी करने के लिए, मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं मिल रहा है। तो अनमेट नीड को फौरन फुलफिल कर दीजिए, देखिए कैसे फिगर शूट अप करेंगी। इन अल्फाज के साथ मैं शुक्रिया करता हूँ जैगम साहब का, आपने मुझे उस वक्त भी बिहार के मिडिल ऑफ इलेक्शन में 2 और 3 फेजेस के बीच में आपने बुलाया था। वो तो एक मौजदा हो गया और अल्लाह का करम कि मैं 2 दिन में बिहार जैसे इलेक्शन के बीच में से चुपके से भागा और 4 शहरों में आपके वहां जाके मैं मक्का मदीना दोनों जगह होके वापस आया और आपके लोगों से मुलाकात हुई और आपने उसको रिन्यू किया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत कुरैशी साहब। इट वाज रियली प्लेजर टू हैव यू हियर इन रियाद, जद्दा, मक्का एंड मदीना, 4 cities. दैट्स राइट। अगर अब कोई बस आपके पास अगर कोई सवालात हो तो आप अनम्यूट करके सवालात पूछ सकते हैं, जो लोगों ने अगर कोई सवालात भेजे हैं तो। Good evening, everyone, and Assalamu alaikum. At the outset, I would like to thank all the speakers for their valuable and informative talk. Actually, सबकी तकरीर इतनी सिंपल और इतनी वाज़ह थी कि जो भी क्वेश्चन थे लोगों के दिमाग में, मेरे ख्याल से जो कि मेरे क्वेश्चन थे वो भी सब क्लियर हो गए। तो सबके क्लियर हो गए, इसलिए अभी तक मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अगर आपके पास हो तो देख लिए। मेरा ख्याल यही है कि इतना अच्छे अंदाज में हमारे स्पीकर ने इस टॉपिक को हैंडल किया कि सबके तमाम जो क्वेरीज थी और जो क्वेश्चन थे वो सब निकल गए। और आई वुड लाइक टू congratulate all the organizer for such a selection of such a wonderful speakers. Thank you very much. मैं एक सवाल देख रहा था जो शायद कुरैशी साहब के लिए है। Somebody is asking what is the name of that paper you wrote. कुरैशी साहब के लिए शायद ये सवाल है। नो, वो बता दिया था कुरैशी साहब ने। हाँ, वो यही था जो किताब का नाम है, इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड उसमें पॉलिटिक्स नहीं था, इस्लाम मुस्लिम्स एंड फैमिली प्लानिंग इन इंडिया। राइट ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आखिर में अपने बहुत सीनियर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल फोरम और पूर्वांचल एसोसिएशन के जनाब अब्दुल हद सिद्दीकी साहब से बड़े एहतराम से दरख्वास्त करता हूं कि वो इज़हार तशक्कुर पेश करें। मिस्टर अब्दुल हद सिद्दीकी प्लीज फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। डॉक्टर SY कुरैशी साहब, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर, प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा साहब, वाइस चांसलर ऑफ नलसार यूनिवर्सिटी, आशुतोष जी, renowned journalist, author and co-founder of satyahindi.com, Alok Joshi, former editor CNBC Awaaz, ex-BBC TV, Professor Aditya Mukherjee, former Dean Social Science JNU, Ms. Sheba Fahmi, social worker and journalist, my younger brother Zaigam Khan Sahab, anchor of today's webinar. The organizer of this event, ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. Formal vote of thanks और welcome address से पहले मैं जो लोग कोरोना वायरस में अपनी जानें गंवा चुके हैं, दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि खराज अकीदत पेश करता हूँ। हमारी एसोसिएशंस अमूबा और पूर्वांचल और दीगर एसोसिएशन यहाँ हमारे हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत में पिछले सालों काफ़ी नुमाया काम अंजाम दिया है, जिसकी तफसील पिछले वेबिनार में हमने बताया था, जिसमें हम लोगों ने 500 फैमिलीज़ को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो तकरीबन एक यूनिट को 70 किलो के करीब दिया गया था। बेशुमार फलाही बबूदी काम करते हैं। अभी हम लोगों ने जब ऑक्सीजन की कमी थी तो हम लोगों ने 12 ऑक्सीमीटर कंसंट्रेटर हमने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को और दीगर शहरों में एक एक करके
और ख़ास तौर से हम लोगों ने वहाँ पर गुरुद्वारा कमेटी को भी एक हम लोगों ने भेजा था, जिसका उन्होंने हमको बहुत शुक्रिया अदा किया। तो हमारी एसोसिएशन रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड सारी चीज़ें हम सबकी यहाँ खिदमत करते रहें और लोगों को कोरोना वायरस में जान बचाने की कोशिश की, उनको सारे सहूलतें फराहम की गई और यहाँ की हुकूमत ने बहुत अच्छा काम सर अंजाम दिया और उन्होंने सारी इर्रेस्पेक्टिव कि वो हिंदुस्तानी हैं, किसी मुल्क के हैं, रेजिडेंट्स हैं, सबको फ्री इलाज किया और माशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छी तरह कंट्रोल है। हम लोग परेशान जो हैं वो हिंदुस्तान से हैं, जहाँ अभी कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। कभी होता है, मालूम होता है कि अभी इस लम्हे कंट्रोल हो गया, मालूम है नई खेप आ गई। तो और पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे बेशुमार लोग फंसे हुए हैं जो अपने मुल्कों को नहीं जा पा रहे हैं, या जो लोग छुट्टियों पर गए हैं वो यहाँ वापस नहीं आ पा रहे हैं। उनके एक मसाइल हैं और कोशिश हमारी एम्बेसी कर रही है कि ये मसले हल हों और ये हमारा सिर्फ इस मुल्क का मसला नहीं है, बल्कि सारी दुनिया का मसला है। अल्लाह करे कि जल्दी से जल्दी ये सब का कामयाब हो और बहुत सारे जो वर्कर्स हिंदुस्तान में फंसे हुए हैं वो यहाँ आए, अपनी रोजी रोटी हासिल करें, क्योंकि हिंदुस्तान में भी जॉब की प्रॉब्लम है। लेट मी I, on behalf of Aligarh Muslim University, Old Boys, Riyadh, express my gratitude to Dr. Qureshi, Professor Faizan Mustafa, Ashutosh ji, Alok Joshi ji, Professor Mukherjee, Ms. Shiba Fahmi, for accepting invitations and sparing their valuable time to address the August gathering and expressing their thought on this burning subject. हम इस बज़ में उनका स्वागत करते हैं और आपके आभारी हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। This is an ample proof of affection and concern toward the Indian community. I would like to thank Indian community whose response to our call has been overwhelming and encouraging to us. मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपनी हम लोगों के बीच जो कंफ्यूजन थी, आज बहुत से लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल गए और बहुत अच्छी तरह लोगों ने अपनी बातें कही हैं और जिसको हम बहुत सारे कंफ्यूजन थी हमारे दिमाग में। हमारे कई भाई लोगों ने बहुत सारे सवाल किए थे लेकिन वो सब जवाब आ गए, तो इसलिए कोई उसमें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। मैं आशुतोष जी और आलोक जी का बहुत फैन हूँ। मैं उनका से हम लोग सिर्फ सारे सीरियल देखते हैं, सारे जो उनकी एक ख़ास बात है कि वो एक्सपर्ट को बुला के अपनी जो है वो बहुत सारी बारीकियों से उसका तजिया करते हैं, बजाय इसके कि हर पार्टी के एक आदमियों को बैठा के उसमें मारपीट कराएं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो बहुत सारे एक्सपर्ट जो है इसको अपनी बातें बताते हैं और बारीकियों को हम लोगों को समझाते हैं। मैं उन सब का, आप सबका, कुरैशी साहब का और फैज़ान मुस्तफ़ा साहब का ख़ास तौर से बहुत शुक्रगुजार हूँ। कुरैशी साहब एक ज़माने में कड़कड़ाती ठंड में यहाँ तशरीफ़ लाए थे अलीगढ़ के फंक्शन में और उनको रात भर सफ़र करना पड़ता था। हम लोग एयरपोर्ट और यहाँ वहाँ उनको लेके जाते थे, मदीना मक्का यहाँ वहाँ। तो उस कड़कड़ाती सर्दी में शायद दिल्ली से भी ज़्यादा सर्दी यहाँ थी जब वो तशरीफ़ ले आए थे। फैज़ान मुस्तफ़ा साहब से हमारा लगाव है क्योंकि मैं भी उसी डिपार्टमेंट का मैं भी 1976 का अलीगढ़ से पास आउट हूँ। मैंने LLB किया था वहाँ से। मैं यहाँ इंश्योरेंस में हूँ। तो बाकी और लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दोस्तों, अपने भाइयों से बहुत बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने अपना वक्त दिया। जय हिंद। Thank you very much. I will once again appeal to all the people to help satyahindi.com by their contribution. And if they want to know something about it, they can contact me how to make contribution. And inshallah, we will try our best to contribute as much as possible to sustain this truth journalism. Thank you very much.
and I will be sending the recording to all the people. Thank you very much. Thank you so much for your time. Thank you, sir. Thank you very much. Bye bye.